एपिसोड 21। मोतीराम को आभास हो गया था कि डायन के कहर से बचाने के लिए सरपंच कुछ नहीं करने वाले, इसलिए उसने गांव छोड़कर जाने का निश्चय किया था। लेकिन उससे पहले उसे पीपल के पेड़ के पास छिपा कर रखे गए कुछ जेवर और रुपये निकाल कर लाने थे। मोतीराम जब पीपल के पेड़ के पास पहुंचा तो वहां ना जेवर थे और ना रुपये। तभी उसे अपने पीछे से एक मीठी सी आवाज सुनाई दी। सुनिए। मोतीराम की डर से रूह कांप गई। उसने एक नजर अपनी कलाई पर डाली तो तांत्रिक नारायण का दिया हुआ धागा भी नहीं था। मोतीराम को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सुरक्षा धागा कहाँ चला गया था? वो बेतहाशा अपना धागा ढूंढ रहा था कि अचानक वो धागा उसे गड्ढे में पड़ा हुआ मिला जो उसने खोदा था। मोतीराम को लगा कि गड्ढा खोदते वक्त वो धागा उसके हाथ से निकलकर वहां गिर गया होगा। धागे को देखकर उसकी जान में जान आई और उसने फौरन अपने कांपते हाथों से वो धागा अपनी कलाई पर बांध लिया। मोतीराम अपना फावड़ा लेकर उठा ही था कि तभी उसे एक हल्की सी हंसी सुनाई दी और एक मीठी आवाज उसके पीछे से आई। इतना मत डरो मोतीराम, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगी। खौफ से मोतीराम का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया, लेकिन मोतीराम पीछे नहीं मुड़ा और उसमें जितनी भी हिम्मत थी जुटाकर आगे चलने लगा। इस बार आवाज कुछ तेज हुई और मोतीराम के कानों के बहुत करीब से आई। उसने आवाज को कहते सुना, जिस चीज को ढूंढ रहे थे वो तो लेते जाओ मोतीराम। अचानक मोतीराम डर के मारे वहीं जम गया। उसे आगे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसे देख उसका कलेजा मुंह को आ गया और उसका दिल इतनी जोर से धड़कने लगा मानो सीने से बाहर निकल आएगा। सामने लाल साड़ी पहने, घूंघट निकाले एक औरत बैठी हुई थी। वो सिर से लेकर पांव तक गहनों से लदी थी और ये वही गहने थे जो मोतीराम ने गड्ढे में छिपा कर रखे थे। जब मोतीराम ने देखा कि वो औरत उठकर उसकी तरफ आ रही है तो वो डर के मारे कांपने लगा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और उसने जल्दी से अपना धागा बंधा हाथ औरत के आगे कर दिया ताकि उसकी शक्ति औरत को दूर कर सके। लेकिन उस धागे का औरत पे कोई असर नहीं हुआ। वो औरत मोतीराम के काफी करीब आ गई और एक डरावनी हंसी हंसने लगी। उसने मोतीराम से हंसते हुए कहा, ये बेकार के धागे अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरी ताकत के आगे ये कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर मोतीराम की जान हलक में अटकी। उसे लगा कि अब तो मौत निश्चित है। तभी उस औरत ने बड़ी मनमोहक आवाज में कहा, यही जेवर खोजने आए थे ना? लो, खुद ही निकाल लो मेरे गले से। और ये बोल वो औरत मोतीराम के और करीब आ गई। उस औरत के खूबसूरत जिस्म
और मदहोश कर देने वाली आवाज ने एक पल के लिए मोतीराम को दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया। वो बेताब सा उस औरत को ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। अब उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि उस औरत को पा लेने की चाहत दिख रही थी। तभी उस औरत ने बड़ी ही मीठी आवाज में कहा, बस देखते ही रहोगे या? मोतीराम ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और तभी अचानक एक हवा का झोंका आया। झोंका इतना तेज था कि उस औरत का घूंघट एक पल में चेहरे से हट गया। मोतीराम उस औरत के चेहरे के एकदम करीब खड़ा था। जैसे ही घूंघट हटा और उस औरत का चेहरा सामने दिखा, मोतीराम की रूह कांप गई। डर के मारे उसका पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। एक खौफनाक चेहरा उसकी आंखों के सामने था, जिसे देखकर किसी का भी कलेजा दहल उठे। मोतीराम एक झटके में पीछे हटा और चीखते हुए वहां से भागा। लेकिन अगले ही पल उसके कदम ठहर गए। उसके सामने लाल साड़ी पहने वही औरत पेड़ से लटकी हुई थी। उसका शरीर हवा में उड़ रहा था। ये मंजर देख के मोतीराम की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। कहाँ भाग रहे हो? अपनी जेवर तो लेते जाओ। ये बोल वो डायन तुरंत ही मोतीराम के सामने आ खड़ी हुई। मोतीराम को अब सीधा अपनी मौत दिखाई दे रही थी। डायन अपनी कर्कश आवाज में खूंखार तरीके से बोली, तुम में से कोई मुझसे बच नहीं सकता। मैं कुछ भूली नहीं हूं जो तुम लोगों ने 25 साल पहले किया था। मोतीराम हिम्मत दिखाते हुए एक बार फिर वहां से भागा, लेकिन अचानक जैसे उसके पैर लड़खड़ा गए और वो जमीन पे गिर गया। उसका माथा पसीने से तरबतर हो गया था और उसका दिल बैठा जा रहा था। उसने इधर उधर देखा तो वहां कोई नहीं था। वो हड़बड़ाहट में उठा और अपनी साइकिल की तरफ भागा। उसकी आंखों के सामने बार बार डायन का खौफनाक जला हुआ चेहरा सामने आ रहा था। किसी तरह वो साइकिल तक पहुंचा और जैसे ही वो साइकिल पे सवार होकर वहां से भागने को हुआ, किसी ने उसकी साइकिल पीछे से पकड़ ली। वो पैडल पे बहुत जोर लगा रहा था, लेकिन साइकिल आगे नहीं बढ़ रही थी। तभी पीछे से खौफनाक आवाज आई, भागने वाले को मैं और भी बुरी मौत देती हूँ। मोतीराम साइकिल से हड़बड़ाहट में उतरा, लेकिन नीचे गिर गया और साइकिल उसके ऊपर गिर गई। तभी वो डायन उसके ठीक सामने आ खड़ी हुई और अगले ही पल वो किसी खूंखार भेड़िए की तरह उसके सीने पर आ बैठी। उसके नुकीले नाखूनों को देख मोतीराम की जान हलक में अटक गई। वो बचाओ बचाओ बोलना चाह रहा था, लेकिन शब्द उसके मुंह से बाहर ही नहीं आ रहे थे। तुरंत ही डायन के खौफनाक लंबे नुकीले नाखूनों ने मोतीराम की आंखें बाहर निकाली। दर्द से उसकी चीख पूरे आसमान में गूंज उठी। अगली सुबह अभिमन्यु और दीनदयाल तलाशी का वारंट लाने
टीआई दशरथ के घर के लिए निकल गए ताकि उनके घर से तलाशी शुरू की जा सके। वहां पहुंचने पर उन्हें सरपंच और बलराम मिले। अभिमन्यु ने सरपंच को देखा तो उन्होंने एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ उससे पूछा, आपकी तफ्तीश कैसी चल रही है इंस्पेक्टर साहब? अभिमन्यु ने इस सवाल के पीछे उनकी मंशा जानने की कोशिश की, पर उसमें कोई छुपा हुआ मतलब नजर नहीं आया। अभिमन्यु ने कहा, बढ़िया चल रही है सरपंच जी। तभी दशरथ ने अभिमन्यु को वारंट देते हुए कहा, ये रहा मेरा साइन किया हुआ वारंट। मैं तुम्हें अपने घर की और गांव के सभी घरों की तलाशी लेने की इजाजत देता हूँ। बलराम ने जब ये सुना तो उसके होश उड़ गए। वो परेशान होता हुआ बोला, दशरथ जी, क्या ये सब जरूरी है? हमने पहले ही ये सुरक्षा धागे बंधवाए हुए हैं और अगले 10 दिनों में हम फिर से बरगद का पेड़ बांधने वाले हैं। इसलिए गांव के सारे घरों की तलाशी लेने की क्या जरूरत है, जब हम जानते हैं कि असली कातिल कौन है। सरपंच ने बलराम को शांत करते हुए कहा, रहने दो बलराम, पुलिस को अपना काम करने दो। आखिरकार उन्हें भी तो अपने ऊपर जवाब देना है। सरपंच ने मुड़कर मुस्कुराते हुए अभिमन्यु से कहा, इंस्पेक्टर अभिमन्यु, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। आप मेरे घर की तलाशी भी ले सकते हैं। अभिमन्यु ने फिर से सरपंच को देखा, मानो उनके लहजे से उनकी मंशा जानने की कोशिश कर रहा हो, पर सरपंच बेहद मासूम दिख रहे थे। अभिमन्यु और दीनदयाल दशरथ के घर में गए और अपनी पहली तलाशी शुरू कर दी। तभी दूर से एक औरत के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, आ गया है, इसीलिए हम लोग कल रात गांव छोड़कर जा रहे थे। ये सुनकर अभिमन्यु के कान खड़े हो गए। उसने तपाक से पूछा, अभी आपने कहा कि मोतीराम जी 25 साल पहले वाली बात को लेकर बहुत परेशान थे। क्या हुआ था 25 साल पहले? जैसे ही अभिमन्यु ने मोतीराम की बीवी से ये सवाल किया, सरपंच के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई और वो उसे बड़े गौर से देखने लगा। मोतीराम की बीवी ने अभिमन्यु को बताया कि उसे वो कहानी नहीं पता, क्योंकि वो इस गांव की नहीं है और मोतीराम ने भी उसे कभी कुछ नहीं बताया। वो सिर्फ इतना जानती है कि घर लौटने के बाद वो बहुत परेशान था और उसने कहा कि अब हमें ये गांव छोड़ देना चाहिए। लेकिन तभी उसने मोतीराम को याद दिलाया था कि उनकी बेटी के गौने के लिए रखे गहने और पैसे ले आए, जो उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे छिपा कर रखे थे। और तब का गया मोतीराम अब तक वापस नहीं आया था। ये कहकर मोतीराम की बीवी रोने लगी। दशरथ ने उसे दिलासा देते हुए कहा, वो उसके पति को जरूर ढूंढ लेंगे। अभिमन्यु ने उससे पूछा, ऐसा क्या हो गया था कि मोतीराम जी ने अचानक गांव छोड़ने के लिए कहा? मोतीराम की बीवी बोली, वो सरपंच को मिलने गया था और जब वापस आया तो बहुत परेशान था, क्योंकि ये कहते कहते वो अचानक रुक गई। अभिमन्यु सोचने लगा वो बात करते करते रुक क्यों गई। तभी उसने देखा कि सरपंच उस औरत को चुप रहने के अंदाज से घूर रहे थे। अभिमन्यु ने उससे कहा, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, खुलकर हमें सब बताओ। मोतीराम की बीवी ने सहम कर अभिमन्यु से कहा, मुझे कुछ नहीं मालूम, बस आप
जल्दी से मेरे पति को ढूंढिए। अभिमन्यु ने फिर सरपंच को घूरते हुए पूछा, आप ही बताइए कि 25 साल पहले क्या हुआ था। मैं आज सच जानकर ही रहूंगा। सरपंच बहुत नाराज और परेशान थे। उन्होंने अभिमन्यु को नजरअंदाज करते हुए दशरथ से कहा, दशरथ जी, ये कोई कहानी सुनने का वक्त है? एक आदमी गायब हो गया है और इनको कहानी की पड़ी है। कुछ कीजिए दशरथ जी। अभिमन्यु सरपंच को अपने बारे में टीआई दशरथ से इस तरह कहते सुनकर बहुत गुस्सा हो गया। वो पलटकर जवाब देने ही जा रहा था कि टीआई दशरथ ने उसे आगाह करते हुए देखा कि चुप रहना ही ठीक रहेगा। दशरथ सरपंच के लहजे से उनका मिजाज समझ गए और अभिमन्यु को जल्दी से मोतीराम की तलाश में लोगों को भेजने को कहा। सरपंच और बलराम मोतीराम की बीवी को वहां से लेकर चले गए। अब अभिमन्यु और दीनदयाल फौरन काम पर लग गए थे। अगले 2 घंटों में पुलिस के लोगों ने पुलिया के और पीपल के पेड़ के आसपास का पूरा इलाका छान मारा, पर मोतीराम का कोई नाम और निशान नहीं था। सिर्फ कुछ दूर पर मोतीराम की साइकिल मिली, जिसका पहिया पंचर हो चुका था। अभिमन्यु ने फिंगरप्रिंट्स चेक करवाने के लिए उस साइकिल को फॉरेंसिक के पास भिजवा दिया। अभिमन्यु ने अपनी टीम को गांव में हर जगह मोतीराम को ढूंढने भेजा और इस बीच उसने और दीनदयाल ने मिलकर गांव के आधे घरों की तलाशी भी ले ली थी, पर अब तक उन्हें वो खास लाल साड़ी या वैसी साड़ियों का ढेर किसी घर से नहीं मिला था। दीनदयाल ने अभिमन्यु से कहा, आज कुछ खास हाथ नहीं लगा सर जी, कहीं हम वक्त जाया तो नहीं कर रहे? अभिमन्यु ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, दीनदयाल, रोम एक दिन में नहीं बना था। ये सुनकर दीनदयाल का सिर चकरा गया। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि अभिमन्यु क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अभिमन्यु ने समझाते हुए कहा, किसी चीज को ठीक से करने में लंबा समय लगता है, इसलिए हमें इतनी जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। आज कुछ नहीं मिला, क्या पता कल भी कुछ खास ना मिले या अचानक से कहीं से कुछ मिल जाए। ये सुनकर दीनदयाल के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। ऐसा लग रहा था कि अभिमन्यु की कही बात को समझने में उसे कई सदियां लग जाएगी। वो था भी थोड़ा मंदबुद्धि। अभिमन्यु ने उसके कष्ट को समझते हुए कहा, चलो तुम्हें बढ़िया सी चाय पिलाता हूँ, तुम्हारा दिमाग थोड़ा खुलेगा। दीनदयाल ये सुनकर जोश में आ गया और बोला, सर बबलू की चाय टपरी पे चलते हैं। सुना है बढ़िया अदरक इलायची की चाय मिलती है और काजू के बिस्किट भी। शाम के करीब 6 बजे अभिमन्यु ने अपनी बाइक एक घर के बाहर रोकी। दीनदयाल को झटका लगा और देखा वो किसी के घर के पास रुके थे, ना कि बबलू की चाय के पास। दीनदयाल ने हैरत से पूछा, सर जी, हम कहाँ आ गए हैं? अभिमन्यु ने कहा, लाल सिंह के घर, आज की चाय उनके साथ पिएंगे। दीनदयाल का चाय का सुंदर सपना टूट गया और वो मायूस सा अभिमन्यु के पीछे चल पड़ा। घर के अंदर और बाहर छाया सन्नाटा देख ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई रहता ही नहीं है। अभिमन्यु को ये बात अजीब लगी कि अंधेरा हो रहा था, पर घर में एक बत्ती भी नहीं जल रही थी।
उसने मेन गेट पर हल्के से दस्तक दी। उसने कुछ पल इंतजार किया, पर किसी ने गेट नहीं खोला। अभिमन्यु ने गेट पर कान लगाकर सुनने की कोशिश की, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। दीनदयाल को भी ये बात अजीब लगी। उसने अभिमन्यु के पास आते हुए फुसफुसाकर कहा, सर जी, लगता है घर पर कोई नहीं है। चलिए वापस बबलू टी स्टॉल पर ही चलते हैं। अभिमन्यु ने उसे गुस्से से देखा और कहा, अभी भी तुम्हें चाय की पड़ी है, और तुम्ही ने बताया था कि लाल सिंह ने घर से बाहर कदम नहीं रखा और खुद को कमरे में बंद कर लिया है। फिर उसका परिवार उसे छोड़कर कैसे जा सकता है? चलो घर के पिछवाड़े से चलते हैं। अभिमन्यु और दीनदयाल घर के पीछे की तरफ गए। वो उस तरफ जा ही रहे थे कि अचानक उन्हें कुछ दिखाई दिया और उन दोनों के पैर वहीं जम गए। उनकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। ऐसा क्या दिख गया उन्हें? क्या लाल सिंह घर में मौजूद है? क्या अभिमन्यु लाल सिंह के द्वारा कुछ जानकारी जुटा पाएगा? क्या हुआ मोतीराम के साथ? क्या उसे अभिमन्यु और उसकी टीम खोज पाएगी? जाने अनजाने में कौन से खतरे की तरफ बढ़ रहा है अभिमन्यु? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।